तो यार नीट एस्पिरेंट्स देखो, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं और तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, वेल एंड गुड। पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं मिलेगा इस बार, जिन्होंने कहीं कहीं गलती कर रही थी, या फिर हो सकता है किस्मत ही थोड़ी सी गड़बड़ हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कॉलेजेस नहीं मिल पाते हैं बहुत बार बच्चों को। तो उनको भी क्या करना चाहिए, उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, उनको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस स्टेप के पे जाना चाहिए, रिपीट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तुम फेलियर नहीं हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम अपने दिमाग में ये बैठा लो कि तुम फेलियर नहीं हो। तुमने कुछ गलतियाँ की। फेल्योर होने में मतलब बहुत बड़ा वर्ड है, फेल्योर नहीं हो तुम। तुमने कुछ गलतियाँ की, या फिर हो सकता है तो कुछ मिस्टेक सिस्टम की थी। सिस्टम ने भी तो इस बार बहुत गलत किया तुम लोगों के साथ, ठीक है, जिसकी वजह से तुम रुक गए हो इस बार। तीन चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो। एक है रीबिल्ड, द पाइवट एंड द ट्रैप। पहले और तीसरे के बारे में बात करेंगे पहले, फिर लास्ट में सेकंड के बारे में बात करेंगे। पहले में है कि ड्रॉप लेना, दूसरा है अल्टरनेट ब्रांचेज में जाना एमबीबीएस के अलावा, और तीसरा है ये ट्रैप है पार्शियल ड्रॉप लेना। तुम्हें क्या करना चाहिए इन तीनों में से, इन सब पे बात करने वाले हैं। जो तुम्हारे लिए बेस्ट लगे वो करना, ठीक है। पहला पहला टॉपिक जो देखते हैं, पहला पॉइंट है ड्रॉप लेना। अगर तुम्हारा पहला ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, तीसरा ड्रॉप था, चौथा था, पांचवा था, तो क्या करना चाहिए तुम्हें। एक ये तो एक मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही रहने वाला है, ठीक है। पहला ड्रॉप था तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि तुमने इस बार उसके साथ 12 दिया होगा, उसके साथ बोर्ड्स थे, उनका स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई हो और तुम अच्छा नहीं कर पाए हो, ठीक है। ये बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। पहला ड्रॉप था तो एक और तो लेना ही चाहिए। अगर ये सेकंड ड्रॉप था और तुमने तैयारी करी थी बहुत अच्छे से, थोड़े से मार्जिन से बच रहे हो, थोड़े मोड़े मार्जिन से, तो फिर तुम्हें फिर से ड्रॉप लेना चाहिए। आई विल से दिस, मेन डिसीजन तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का, सबका कंसाइज रहता है, ठीक है। बट आई विल से कि अगर तुम्हारा सेकंड ड्रॉप था और तुम थोड़े मोड़े मार्क्स से रुक रहे हो, तुम पैनिक कर गए एग्ज़ाम में, तुम एग्ज़ाम में लेट पहुंचे, तुमसे ओएमआर जल्दी ले लिया, ये कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ हुई है तो तुम्हें फिर से ड्रॉप लेना चाहिए। अब बात करते हैं जो 2 से ज़्यादा ड्रॉप वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे बच्चे, दिस इज़ रॉन्ग। मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं करूँगा, मैं कौन होता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा क्या सोचना है। जिन बच्चों का 2 से ज़्यादा ड्रॉप है, उन्हें पहले खुद को देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि उनके स्कोर्स कहाँ जा रहे हैं। क्या वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्या वो इम्प्रूव कर रहे हैं, क्या जो 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 मेहनत ज़रूरी है वो कर रहे हैं, या फिर बस ऐसे घसीट रहे हैं, रैट रेस में भाग रहे हैं कि चाचा के बेटी ने नीट कर रही है तो हम भी करेंगे। समझ रहे हो। अगर इस रैट रेस में हो तो एक बार को सोचो, रुको और सोचो क्या करना है, ठीक है। सोचने की ज़रूरत है। रिपीट कर सकते हो, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, बहुत सारा फोकस लगेगा। उसके लिए पहले से तैयार हो तो ड्रॉप ले लो। और थर्ड जो मैं बात कर रहा था कि पार्शियल ड्रॉप होता क्या है। देखो, पार्शियल ड्रॉप होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं और उसके साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने पर्सनली बीएमएस में एडमिशन लिया था। उस टाइम ये रूल नहीं था कि तुम छोड़ोगे तो दिक्कत होगी, कुछ नहीं। अभी है कि नहीं ये कंफर्म कर लेना तुम्हारे स्टेट में। तो मैंने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मैं कुछ थोड़े थोड़े नंबर से रुकता था, या फिर कभी कभी गैप आ जाता था तो परेशान हो गया था, ठीक है। बहुत सारे ड्रॉप्स दिए मैंने। तुम्हें अगर ड्रॉप से रिलेटेड अगर तुम परेशान हो कि मेरे 2 ड्रॉप हो गए, तो तुम मेरे को डीएम करना, मेरे को कमेंट करना, मैं तुम्हारा सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप की। मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था और मैं कुछ दिन क्लासेस गया पर मुझे जमा नहीं। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, बोला कि देखो ऐसे है, मेरे को फिर से तैयारी करनी है। तो घर वाले तो यार देखो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट में रहते हैं, तुम अगर पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हो तो। फिर मैंने क्लासेस जाना बंद कर दिया। रिस्क था यहाँ पे पूरे साल का बैक आने का, ठीक है। ईयर बैक आती मेरी फर्स्ट ईयर में बीएमएस में। पर मैंने मेहनत करी और बैक नहीं आई। मैंने कॉलेज छोड़ दिया मेरा, क्योंकि मेरा नीट में हो गया। पर उस उस कॉलेज में एक बैच में मान लो 100 बच्चे थे, तो उसमें से 10 का सिलेक्शन ऐसा होता है। 90 लोग तैयारी भी कर रहे होते हैं, कॉलेज भी नहीं जा रहे होते हैं, अटेंडेंस नहीं होती है, बैक भी लग जाती है, और नीट में भी नहीं होता है। दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसीलिए मैं पूरी तरह एडवाइस नहीं करूँगा इसको कि तुम फॉलो करो, ऑल्दो मैंने इसको खुद किया है।
मेरा हो गया एक बार में, हो सकता है तुम अगर वहाँ भी ड्रॉप लो, वहाँ भी बैक आ जाए तुम्हारी, तुम हो सकता है मेंटल स्ट्रेस और ज़्यादा आ जाए कि भाई नीट भी नहीं हुआ, बीएमएस में भी ड्रॉप, वो बैक आ रही है मेरी, समझ रहे हो। इसलिए अगर खुद मेंटली इतने स्ट्रांग हो, तैयार हो, तो ये कर सकते हो। ये पूरी तरह सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके। देखो, एक आइडियल टाइमलाइन है, कोई आइडियल टाइमलाइन नहीं होती है, पर नॉर्मली लोग बात करते हैं कि 18 से 20 साल में तुमने एक दो ड्रॉप लिए, फिर उसके बाद तुमने एमबीबीएस किया 5 से 5.5 साल का, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया, तो 30 साल के आसपास तक तुम डॉक्टर बन जाते हो। ऐसा आइडियल नहीं है, ठीक है। पर ऐसा लोग, दुनिया सोचती है, बाहर वाले सोचते हैं, जो कभी नीट का नाम भी नहीं सुने होते हैं, या फिर कुछ लोग जो हाईली एक्सपेक्टेशंस रखने वाले होते हैं, ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है। ये तुम मत सोचना कुछ। अब सेकंड पे आते हैं कि एमबीबीएस को इतना हाइप कर रखा है सोसाइटी ने कि बी एम एस, बी डी एस, बी एच एम एस, बी यू एम एस, इसको सबको तो मतलब इसको मानते ही नहीं है कि ये डॉक्टर हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। एमबीबीएस इतना ग्लैमराइज करके रखा है, इतना है नहीं। बी एम एस भी एक अच्छी ब्रांच है, लोग अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, बी एच एम एस, बी यू एम एस भी कर रहे हैं। पर जब हम नीट प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो हमारे दिमाग में इतना भरा जाता है एम बी बी एस, एम बी बी एस, एम बी बी एस, एम बी बी एस, कि हम सोच ही नहीं सकते इसके अलावा कुछ, हमें बहुत छोटी चीज़ लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव कॉलेज में आने के बाद बदल जाएगा। अगर तुम्हारा कोई बीएमएस में फ्रेंड हो तो उससे बात करना, कोई एमबीबीएस में हो उससे बात करना, दोनों से बात करना, देखना तुम्हारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। तुम्हें अगर स्ट्रगल से निकलना है, नीट के लूप से निकलना है, तो कोई ना कोई ब्रांच उठा लो। सारी अच्छी हैं, तुम जहाँ मेहनत करोगे वहाँ पे अच्छे डॉक्टर बनोगे और सोसाइटी की सेवा करोगे, पैसे भी अच्छे कमाओगे, ठीक है। उसमें से पहला आता है बी एम एस, बी यू एम एस, बी एच एम एस, ठीक है। उसके बाद है बी डी एस या फिर वेटनरी। वेट में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं डॉक्टर्स, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बीडीएस तो एमबीबीएस के जस्ट बाद मिलता है, तो हाईली कंपटीशन है यहाँ पे, ये देख सकते हो, तुमको पता ही है। बीडीएस को तो ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई मतलब डॉक्टर ही नहीं है, वो भी अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, अच्छी क्लिनिक्स चलती हैं उनकी, अच्छे स्टेटस है उनकी लाइफ, उनकी सोसाइटी में। पर हमारे दिमाग में जो एमबीबीएस भर दिया जाता है, उसकी वजह से हमें वो दिखता नहीं है। और उसके बाद ये एक टॉपिक है, बहुत सारे लोग कंसिडर करते हैं इसको अब्रॉड एमबीबीएस। एक पॉइंट बोलूँगा इसके बारे में, तुम्हारे पास पैसे हैं तो कर लो, सबसे बेस्ट है अब्रॉड एमबीबीएस। बाहर से करके आओगे, यहाँ का कंपटीशन एग्जाम दोगे, उसको निकालोगे, तुमको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। यहाँ भी उतना ही पढ़ना है, वहाँ भी उतना ही पढ़ना है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। सबको कहने तो, कोई भी कितना भी र्यूमर फैला रहे हो, तुम मेरे को डीएम करना, कमेंट करना, मैं बताऊँगा क्या क्या है सच्चाई। मेरे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, वापस आके बहुत सारे लोगों ने एग्जाम भी निकाला है और यहाँ पे सेटल्ड है। एंड लास्ट पॉइंट है कि भाई देखो, नीट से अगर तुम्हारा हो गया है, मेडिकल फील्ड से ही हो गया कि नहीं अब कुछ नहीं करना है, तो फिर कंप्लीट यू टर्न ले लो, छोड़ दो मेडिकल फील्ड, किसी और फील्ड में जाओ। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हैं जो मेडिकल फील्ड छोड़ी है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाखों के पैकेज उठाए हैं, ठीक है। अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है और मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ, तो फिर एक स्ट्रक्चर है मेरे पास तुम्हारे लिए। इसमें मैं तुम्हें सिलेबस नहीं बताऊँगा, तुम्हें क्या पढ़ना है ये नहीं बताऊँगा, कैसे करना है ये बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो तुम गलती क्या करते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन आर्किटेक्चर फेल क्यों होता है कि तुम पैसे लेक्चर देखते हो, कभी देख लिया कभी नहीं देखा, ठीक है, या फिर बस देखे जा रहे हो, मॉक टेस्ट स्किप कर रहे हो। बहुत बड़ी गलती है मॉक टेस्ट स्किप करना। और एर्रेटिक स्टडी आवर्स है, कभी तुमने 2 घंटे पढ़ा, कभी 1 भी घंटा नहीं पढ़ा, और कभी 10 घंटे पढ़ लिया। ये बहुत बड़ी गलती है। तो तुम्हें करना क्या है इसके लिए, अगर तुम और कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ले लो, पूरे साल डिसिप्लिन रहने के लिए कमिटमेंट दो। सेम डे लेक्चर रिवीजन, सेम डे टॉपिक प्रिपरेशन, सेम डे शॉर्ट नोट, सेम डे एमसीक्यू, सेम डे क्वेश्चन सॉल्विंग, ये अगर तुम्हारे मन में है तभी हो पाएगा। और टेस्ट ड्रिवन प्रिपरेशन विथ रिकॉल, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हारे टेस्ट से ड्रिवन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तुमने आज जो टेस्ट दिया उसमें जो मिस्टेक्स हुई उसको उसी दिन क्लियर करो, या फिर अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको क्लियर करने का अगला शेड्यूल बना दो, ताकि अगले टेस्ट में सेम टॉपिक से आए हुए सवाल कभी भी गलत ना हो पाए और तुम्हारी इंप्रूवमेंट होती ही जाएगी इससे। अब इस पर इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ मॉक टेस्ट पे, मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताता हूँ मॉक टेस्ट की। अगर तुम एक मॉक टेस्ट छोड़ते हो, तुम्हें लगता है कि अरे एक ही टेस्ट से छोड़ देता हूँ, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक टेस्ट छोड़ा तुमने, अगले टेस्ट से पहले तुमको एंजाइटी रहेगी, पिछला दिया नहीं था, इस बार कैसे दूँ, कितना पढ़ा है, क्या है, कैसे है। अब तुम करोगे क्या कि दूसरा भी स्किप कर दोगे। ऐसे ही करते करते बहुत सारे टेस्ट स्किप करोगे और लास्ट में तुम्हारा नीट में तुम्हारा फेलियर एमिनेंट है, कुछ कोई नहीं रोक सकता उसको। टेस्ट ही नहीं दे रहे हो तुम, तो टेस्ट नहीं दे रहे हो तो प्रिपरेशन से ही बाहर हो, ये मान के चलो। और
एक बात और कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है। तुमने मॉक टेस्ट दिया, कोई टॉपिक गड़बड़ हुआ, उसको तुमने क्लियर किया, अगले टेस्ट में इम्प्रूव किया, नंबर बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्रिपरेशन के लिए और भी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से तैयारी करोगे, अगली बार पढ़ाई करोगे। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई बोले कि मैं तुम्हें घुट्टी पिला दूंगा, ये से पढ़ा दूंगा, नहीं होता भाई। सिंपल पढ़ाई करनी होती है, सिंपल प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब देखो कंसिस्टेंसी, तुम बोलते हो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैं 12 घंटे पढ़ लेता हूँ कभी कभी, हाँ, कभी कभी 2 घंटे 3 घंटे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो बच्चा डेली 6 घंटे पढ़ रहा है और तुम कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो तुमसे वो बेटर परफॉर्म करेगा, ये कन्फर्म है। ये एक लॉजिकल है बात है कि जो कंसिस्टेंट रहेगा, सिर्फ 4 या 5 घंटे 6 घंटे रोज पढ़ रहा है, वो तुमसे बेटर परफॉर्म करेगा। अगर तुम इरेगुलर हो तो इसको दिमाग में बिठा लो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। और बायोलॉजी को हमेशा एक्टिव रिकॉल पे रखो। एनसीईआरटी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है फिर पढ़ना है, जो नहीं आ रहा है तुमको पता है इस पेज में ये मिस्टेक मेरे से होती है, वही वाला बार बार पढ़ो, एक्टिव रिकॉल में रखो, याद हो जाएगा सब कुछ। फिजिक्स का एप्लीकेशन गेम है, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, फार्मूलाज हैं, उनके एप्लीकेशन हमेशा तुमको रिकॉल होने चाहिए। एक्टिव रिकॉल तो तीनों सब्जेक्ट में यूज़ करना है। ठीक है, केमिस्ट्री का भी सेम वही पॉइंट है, अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करो। इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शंस भूल जाते हो, ऑर्गेनिक में इंटरमीडिएट भूल जाते हो, फिजिकल में फार्मूला भूल जाते हो या फिर एप्लीकेशन भूल जाते हो, डेरिवेशन भूल जाते हो, उसको इम्प्रूव करो। ठीक है, अपने स्लीप प्रोटोकॉल को थोड़ा सही रखो, 6 से 8 घंटे डेली सो, बहुत उसके बाद जितना टाइम बढ़ता है तुम पढ़ो। अगर तुम बहुत बड़े पढ़ाकू हो तो 6 से 8 घंटे कम से कम सो, उसके बाद पूरे दिन पढ़ो, कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, और अपने विल पावर को बिल्कुल मेंटेन रखो। विल पावर कमज़ोर पड़ेगा तो बीच रास्ते में तुम फिर से तैयारी छोड़ दोगे, कमज़ोर पड़ जाओगे। विल पावर बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए, और उसके लिए तुम्हें अपना सपोर्ट सिस्टम मेंटेन रखना पड़ेगा। सपोर्ट सिस्टम कौन है तुम्हारा पता है? जो दोस्त तुम्हारे साथ तैयारी के लिए सीरियस है, बाकी कोई दोस्त नहीं। घर वाले, फैमिली वाले, भाई बहन, माँ बाप, यही तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है। बाकी दुनिया कभी नहीं चाहती कि तुम उनसे आगे निकल जाओ, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है, अपना सपोर्ट सिस्टम मेंटेन रखो, कोई भी दिक्कत हो उनसे बात करो, सॉर्ट करो, उसके बाद पढ़ाई पे लग जाओ। ठीक है, बस यही इतना ही कहना था, और बेस्ट ऑफ लक अगर 2027 के लिए फिर से जा रहे हो तो। और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे कोई भी तुम्हारे प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट में करना, मुझे डीएम करना, मुझे मेंशन कर देना कहीं भी, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा, तुम्हारे हर स्टेप में तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। इस चैनल पे सारे वीडियोस आने वाली हैं, नीट स्ट्रेटजीज, नीट अचीव कैसे करना है अपने गोल को। ठीक है, इस पर सब पे बात करेंगे। गुड लक।